तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 16 दिसंबर 2022। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बहुत दिनों से मेरा व्लॉग्स जो है रेगुलर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आ ही नहीं रहा है, 15-20 दिन हो गए। तो उसके पीछे एक रीज़न है। मेरे घर में मेरी छोटी बहन का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए घर में माहौल कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट अभी भी मेरी बहन ठीक नहीं हुई है। बहुत दिन से कुछ व्लॉग्स आया नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अपडेट वीडियो बना देता हूँ कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो रीज़न ये है कि मेरी बहन का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अभी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुआ है। ऐसे तो मेरी बहन का तबीयत क्यों ख़राब है वो बता देते हैं। जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट होने के करीब 1 या 1.5 महीने बाद से ही मेरी बहन का तबीयत ख़राब है। रात को हम लोग जैसे नॉर्मल लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में, उस टाइम में आप लोग को पता ही है सब लोग कितना एंजॉय कर रहे थे लॉकडाउन को। तो वैसे ही हम लोग के परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी थी कि आराम से हम लोग पूरा फैमिली एक साथ थे घर में, हम लोग आराम से मस्ती वगैरह करते थे। तो डेली की तरह हम लोग रात को, मैं और मेरी बहन मस्ती करके खेल कूद के छत्ता पे हम लोग पकड़ा पकड़ी वगैरह सब खेले थे। खेल के हम लोग रात को घर आए, खाना खा के जैसे नॉर्मल हम लोग सो जाते हैं वैसे ही रात को हम लोग 10:30-11 बजे करीब सो गए थे। फिर रात को 1:30-2 बजे मेरी बहन उठी। उसको अंदर से कुछ उल्टी उल्टी टाइप का लग रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, जी घबरा रहा था उसका। 1:30-2 बजे उठी। फिर 1:30-2 बजे से उसको उल्टी होना स्टार्ट हुआ है, जो कि सुबह 4, 4:30, 5 बजे तक उसको उल्टी हुआ है। उसके बाद बहुत ज़्यादा उल्टी कर दी थी। उल्टी करने के बाद वो बेहोश हुई है, उसके बाद उसका एकदम आँख ही नहीं खुल रहा था। फिर सुबह पापा पापा और मम्मी 7:30-8 बजे करीब उसको लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं, रात भर उल्टी की है तो डिहाइड्रेशन हो गया है। आप इसको क्या करिए, आप उसको ग्लूकोज चढ़वा दीजिए, 4 बोतल ग्लूकोज चढ़वा दीजिए, हो जाएगा। तो हम लोग उसको नॉर्मल नर्सिंग होम ले गए ग्लूकोज चढ़वाने के लिए, क्योंकि पानी चढ़वाने के लिए नर्सिंग होम से बेस्ट क्या ही होगा। तो हम लोग उसको नॉर्मल नर्सिंग होम ले गए ग्लूकोज चढ़वाने के लिए। अब वहाँ पे डॉक्टर, कंपाउंडर नहीं डॉक्टर, डॉक्टर क्या किया है, उसका बिना बीपी चेक किए उसको 5 बोतल ग्लूकोज चढ़ा दिए, वो भी एकदम फुल स्पीड पे। तो डॉक्टर क्या किया, बिना उसका बीपी चेक किए, नॉर्मल 1 बोतल ग्लूकोज कितना देर में चढ़ता है गेस करिए, या फिर गूगल कर लीजिए। तो अगर आप गूगल करिएगा तो गूगल के हिसाब से 8 से 10 घंटा पर बॉटल मैंडेटरी है। और मेरी बहन को क्या हुआ है, 5 बोतल चढ़ा है। 5 बोतल चढ़ा है 4 घंटा में मात्र। अगर आप गूगल करिएगा, नॉर्मल भी देखिएगा, तो 8 से 10 घंटा पर बॉटल लगता है। लेकिन मेरी बहन को 5 बोतल सिर्फ और सिर्फ 4 घंटा में, मतलब 1 बोतल में जितना टाइम लगता है उतना टाइम में ये वहाँ से 5 बोतल चढ़ा दिए डॉक्टर, और बिना बीपी चेक किए। मेरी बहन का बीपी हाई था। जब बीपी हाई होता है तब ग्लूकोज नहीं चढ़ता है। अगर किसी को पता होगा तो ठीक है, नहीं तो गूगल पे भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। बीपी हाई में इतना कम टाइम में वो 5 बोतल चढ़ा दिए, जिससे मेरी बहन को शरीर में ओवर प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि शरीर धीरे धीरे करके लेता है ना। वो इतना स्पीड में शरीर को दिया तो शरीर उसको हैंडल नहीं कर पाया। उसका ब्लड के अंदर का जो प्रेशर होता है वो हाई हो गया, और उससे क्या हुआ, मेरी बहन थोड़ी सी वीक है, तो उसका जो ब्रेन है, ब्रेन में एक नस डैमेज हो गया। ओवर प्रेशर से नस फट गया वो, और उसको ब्रेन हैमरेज हो गया। हम लोग को शुरू में नहीं पता था ब्रेन हैमरेज हुआ है। हम लोग तो बस नॉर्मल उल्टी हुआ, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर बोला ग्लूकोज चढ़वाओ, तो हम लोग नर्सिंग होम जाके ग्लूकोज चढ़वा दिए। अब ग्लूकोज चढ़ाने के बाद ठीक ही नहीं हो रही है वो। इनफैक्ट ग्लूकोज चढ़ाने के बाद जो है उसका गर्दन भी टेढ़ा हो गया, मतलब पूरा ऐसे झुक गया था उसका गर्दन, सीधा ही नहीं हो रहा था। जरा से भी सीधा करते ना एकदम उसको कस के दर्द देता, बेहोशी में वो चिल्लाती। तो ग्लूकोज चढ़वाने के बाद हम लोग उस डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर हम लोग को ग्लूकोज चढ़ाने के लिए बोला था, जो बोला था 5 बोतल चढ़वा दीजिए, डिहाइड्रेशन हो गया होगा, तो हम लोग पानी चढ़वाने के बाद जो उसका गर्दन टेढ़ा हो गया, तो हम लोग पानी चढ़वाते चढ़वाते भी उसका गर्दन टेढ़ा हो गया था। तो हम लोग पानी चढ़वाने के बाद उस डॉक्टर के पास वापस गए कि आप पानी चढ़वाने के लिए खाली बोले थे, हम पानी चढ़वा दिए, तो
मेरी बेटी का यानी मेरी बहन का ऐसे गर्दन टेढ़ा कैसे हो गया। तो डॉक्टर बोला कि हम तो सिर्फ पानी चढ़वाए हैं, हम तो ऐसा कुछ लिखे नहीं है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो लगता है कि आपकी बेटी को सिर्फ डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, कुछ और है, तो आप कहीं और दिखवा लीजिए, मेरे हाथ का केस नहीं है ये। फिर वहाँ से निकलने के बाद मेरे पापा अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाए, वो भी डॉक्टर ही हैं, पूछने के लिए कि मेरी बेटी को ऐसा ऐसा केस हो गया तो हम किस डॉक्टर के पास चले जाएं। तो पापा के जो फ्रेंड है वो बोले कि एक बार तुम मेरे पास ले आओ, हम एक बार देखना चाहते हैं कि क्या हुआ है। फिर मेरे पापा मेरी बहन को लेके गए अपने फ्रेंड के यहाँ, वो अपने क्लिनिक में चेक किए, तो बोले कि हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है इसको, तुम एक काम करो, बगल में ये एक चाइल्ड हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाओ। तो वहाँ हम लोग चाइल्ड हॉस्पिटल में गए, वहाँ का डॉक्टर सब चेक वगैरह किया, इसका जो बीपी और हार्ट रेट जितना भी चीज़ होता है सब चेक किया। फिर चेक वगैरह करने के बाद डॉक्टर बोला कि इसको तुरंत वेंटिलेटर पे डालिए, इसको सांस नहीं आ रहा है। फिर वो अपना वेंटिलेटर का रेट बताया कि हम 15,000 रुपये पर डे का लेंगे। और पापा मन मन में सोचे कि वेंटिलेटर पे डालने के बाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, फिर तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा वेंटिलेटर पे डाल देंगे तो पापा को सेफ़ नहीं लगा वेंटिलेटर पे डालने। तो पापा उसको मना कर दिए कि भाई हम अपनी बेटी को वेंटिलेटर पे नहीं डालेंगे। फिर जो वहाँ का डॉक्टर था, डॉक्टर मोल भाव करने लगे, उसको लगा कि हम लोग पैसा के चलते वेंटिलेटर पे नहीं डाल रहे हैं, लेकिन उसको क्या पता कि हम लोग वेंटिलेटर पे नहीं डालना चाहते क्योंकि हम लोग को रिस्की लगता है वेंटिलेटर। तो वो क्या किया, अपने हिसाब से मोल भाव करना चालू कर दिया। उसको लगा पैसा के लिए हम लोग वेंटिलेटर में नहीं डाल रहे हैं, तो वो क्या किया, मोल भाव करना चालू कर दिया कि ठीक है भाई आप 13,000 दे दीजिएगा पर डे का। फिर भी हम लोग नहीं माने तो बोलता है ठीक है अभी 11,000 दे दीजिएगा पर डे का। फिर भी हम लोग नहीं माने तो बोलता है 9,000 दे दीजिएगा पर डे का। फिर हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पर मेरी बहन सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे डालने के लिए मोल भाव कर रहा है। 15,000 से वो 9,000 आ गया। यहाँ पे हम लोग सब्जी थोड़ी खरीदने आए हैं कि वो मोल भाव कर रहा है। तो वहाँ से पापा मेरी बहन को लेके निकल गए। फिर इतना देर में जो हम लोग 2-3 हॉस्पिटल दिखाए थे प्राइवेट, तो उससे मेरे पापा को समझ में आ गया कि ये लोग सिर्फ पैसा ऐंठने के बारे में सोच रहा है, कोई इलाज के बारे में नहीं सोच रहा है। तो मेरे पापा क्या किए, तुरंत में उसको सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि आप लोग को मालूम ही है सरकारी हॉस्पिटल में कुछ वैसा पैसा का सीन होता नहीं है। तो वहाँ पे जो होगा जेन्युइन खाली इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मेरे पापा जो है उसको तुरंत में, मेरी बहन को जो है तुरंत में सरकारी हॉस्पिटल लेके गए। सरकारी हॉस्पिटल ले जाने के बाद मेरी बहन का वो लोग भी थोड़ा चेकअप वगैरह किया कि क्या हुआ है। फिर वो लोग बोलता है कि ये जो केस है समझ में नहीं आ रहा है, ये रिस्की केस है, तो हम लोग जो है आपकी बेटी को यानी मेरी बहन को नहीं एडमिट करेंगे, इसका जान कभी भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो पापा के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग बोलता है ठीक है एडमिट ले लेंगे, पर एक शर्त पे कि अगर आपकी बेटी को कुछ भी होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल नहीं लेगा। तो वो लोग अंदर से एक फॉर्म लेके आया, फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ था कि पेशेंट की जान अगर चली जाती है तो हॉस्पिटल का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा हॉस्पिटल का, और हॉस्पिटल पे इस चीज़ का कोई भी ब्लेम नहीं आएगा। ऐसा करके फॉर्म वो लोग अंदर से लेके आया। फिर पापा फॉर्म पे साइन किए। फॉर्म पे साइन करने के बाद मेरी बहन को एडमिट ले लिया। एडमिट लेने के बाद 2-3 दिन तक तो कोई इलाज हुआ नहीं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल आप लोग को मालूम ही है उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है वहाँ पे लोग। तो मेरी बहन को एडमिट लेने के बाद 3-4 दिन तक तो कुछ इलाज उसका ढंग से हुआ नहीं, कोई डॉक्टर आके चेकअप वगैरह नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। फिर मेरे पापा को आ गया गुस्सा। मेरे पापा क्या किए, फिर अपना सोर्स लगाना चालू किए, और सोर्स लगाते लगाते पापा का डायरेक्ट जो हेल्थ मिनिस्टर होता है, हेल्थ मिनिस्टर का सोर्स लग गया। हेल्थ मिनिस्टर का सोर्स लगने के बाद में हेल्थ मिनिस्टर का पीएमसीएच हॉस्पिटल में फ़ोन आता है कि पेशेंट ये है, इस पेशेंट का इलाज क्यों नहीं हो रहा है। तो हेल्थ मिनिस्टर का फ़ोन आने से पूरा हॉस्पिटल एकदम उथल पुथल हो गया। हम लोग का पैरवी लगने के बाद 1 घंटा के अंदर मेरी बहन के आसपास 8 सीनियर डॉक्टर आ गया, जिसमें से 2 एचओडी थे। हॉस्पिटल के जो एचओडी है वो तक आ गए बहन को चेक करने के लिए। फिर तुरंत में मेरी बहन का जो जितना भी टेस्टिंग वगैरह कराना था सब टेस्टिंग वगैरह चालू हुआ।
पहले एक्सरे हुआ, फिर सीटी स्कैन हुआ, फिर एमआरआई हुआ। फिर एमआरआई में कुछ पता चला कि पीछे में कुछ है ब्रेन में। क्या है वो क्लियर नहीं था, लेकिन कुछ धुंधला धुंधला से पता चल गया था कि हाँ भाई कुछ है। सबसे पहले एक्सरे हुआ, एक्सरे में कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद सीटी स्कैन हुआ, सीटी स्कैन में भी कुछ पता नहीं चला। फिर एमआरआई हुआ, एमआरआई में भी हल्का सा पता चला कि एमआरआई में कि पीछे कुछ हुआ है। एमआरआई में हल्का सा पता चला। फिर एमआरआई से भी बड़ा एक एमआरआई एनजीओ होता है। फिर एमआरआई एनजीओ में भी कुछ पता नहीं चला। वही सेम चीज़ जो एमआरआई में आया था वही एमआरआई एनजीओ में भी आया। फिर डॉक्टर बोला कि आप एक बार डीएसए करवाइए। डीएसए जिनको नहीं पता है वो लोग गूगल भी कर सकते हैं, और गूगल नहीं करने का मन है तो मैं ही बता देता हूँ। डीएसए में जो वेन्स होता है, वेन्स के थ्रू कैमरा एक तो ब्रेन में जाएगा, और डीएसए से ही जो हार्ट ब्लॉकेज वगैरह होता है वो सब ठीक होता है। तो मेरी बहन का जो थाई होता है, थाई से एक वेन को काटा, फिर थाई के उस वेन से एक कैमरा मेरी बहन के ब्रेन में भेजा गया देखने के लिए कि क्या हुआ है। इमेजिन कर रहे हैं, नस से कैमरा ब्रेन में जा रहा है। इतना पतला से एकदम, जो बाल होता है ना, बाल से भी ज़्यादा पतला वो कैमरा रहता है। तो डीएसए कराने को बोला, और पटना में डीएसए सिर्फ एक ही जगह होता है, वो है एम्स। क्योंकि डीएसए बहुत ज़्यादा रेयर केस में ही होता है, तो हर जगह उस डीएसए का मशीन भी नहीं है, और हर कोई डीएसए कर भी नहीं सकता है, और डीएसए बच्चा का होता भी नहीं है। पर अगर हमें ये पता करना है कि मेरी बहन को हुआ क्या था, तो हम लोग को डीएसए करवाना ज़रूरी था, क्योंकि बिना डीएसए के उसका इलाज भी नहीं चालू हो सकता था, क्योंकि अभी तक क्लियर ही नहीं है कि हुआ क्या है। तो हम लोग को डीएसए कराना एकदम ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम लोग पटना एम्स गए डीएसए करवाने के लिए। फिर वहाँ पे भी डॉक्टर जो है डीएसए करने के लिए बॉन्ड पे साइन करवा लिया। जैसे पीएमसीएच में हम लोग एडमिट कराने के टाइम में बॉन्ड में साइन कराया था, वैसे ही सेम साइन जो है एम्स में भी करवाया हम लोग से, कि अगर पेशेंट का जान चला जाता है तो फिर इसमें पटना एम्स का भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पीएमसीएच में तो हम लोग ऑलरेडी साइन कर चुके थे, और इधर एम्स में हम लोग जो जांच करवाने आए थे, जांच के लिए भी साइन करवाया है। क्योंकि अगर जो कैमरा ब्रेन में जाता है उसमें अगर हल्का सा भी नस में गड़बड़ी हो जाता है तो फिर पेशेंट का जान भी जा सकता है, पैरल अटैक आ सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग उस टाइम भी बॉन्ड पे साइन किए कि ठीक है आप डीएसए करिए। तो फिर डीएसए कराने के बाद पता चल गया कि ब्रेन का जो पीछे नस है वो फट गया है, और फटने के बाद वो नस ब्लॉक हो गया है। तो जब तक पता नहीं चला था तब तक डीएसए वगैरह करवाने में 8-10 दिन तक बीत चुका था। जब बहन का तबीयत ख़राब हुआ उसके 8-10 दिन करीब बाद ही डीएसए हुआ। तो 8-10 दिन तक जो हम लोग पीएमसीएच वगैरह गए थे, तो वहाँ पे एमआरआई में जो हल्का सा पता चला था कि यहाँ पे कुछ है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे। पता नहीं क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर कुछ कर रहे थे, जिससे थोड़ा बहुत जो है इम्प्रूवमेंट आया था। फिर जब डीएसए का रिपोर्ट आ गया तब डॉक्टर एकदम क्लियर हो गए कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो एकदम सही ट्रीटमेंट कर रहे थे। क्योंकि जो एमआरआई हुआ था इससे डॉक्टर को हल्का सा शक हुआ था ब्रेन हैमरेज टाइप का, लेकिन डीएसए से एकदम क्लियर हो गया कि ब्रेन हैमरेज ही है। तो डॉक्टर अपने हिसाब से जो प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि फर्स्ट एड टाइप का, तो अपने हिसाब से फर्स्ट एड करने लग गए। लेकिन ब्रेन हैमरेज का इलाज पीएमसीएच में भी नहीं था। फिर वहाँ से जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हेड है डॉक्टर गुंजन, उन्होंने हमें एक लेटर लिख के दिया, रेफर टू निम्हांस। निम्हांस बेंगलोर में है, कर्नाटका बेंगलोर, जिसको हम लोग बेंगलुरु के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटका बेंगलोर हम लोग को रेफ़र कर दिया, बोला कि वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है निम्हांस, हाँ दिखाइए क्योंकि इसका इलाज सिर्फ वहीं पर है। फिर हम लोग के पास पैसा एकदम नहीं था क्योंकि लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में जा भी नहीं सकते हैं, तो हम लोग इलाज नहीं चला उसका काफ़ी दिन तक। फिर लॉकडाउन वगैरह खुला तो हम लोग उसको निम्हांस लेकर के गए। निम्हांस गए तो वहाँ पर उसका वापस से सारा टेस्टिंग वगैरह हुआ, जो एमआरआई वगैरह हुआ था, क्योंकि निम्हांस में सिर्फ वहीं के रिपोर्ट्स का वैल्यू है, यहाँ पटना के रिपोर्ट्स का कुछ वैल्यू नहीं है। तो वहाँ पर सारा टेस्टिंग वगैरह होने के बाद वहाँ पर भी डीएसए हुआ। तो डॉक्टर जो है पहले डीएसए करवाने के लिए भी रेडी नहीं था, लेकिन फिर अपने सीनियर्स वगैरह से कंसल्ट करने के बाद करीब उन्होंने 3-4 घंटे तक अपना जो कंसल्टेशन है वो किया था। फिर
3-4 घंटा तक कंसल्ट करने के बाद फिर वो रेडी हुए डीएसए करवाने के लिए। फिर जैसे कि डीएसए में यहाँ पे पटना में भी हुआ था, हम लोग से साइन करवाया था कि अगर पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तो हॉस्पिटल का जिम्मेदारी नहीं है। वैसे ही हम लोग से निमहांस में भी साइन करवाया कि अगर पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तो फिर वो हॉस्पिटल का जिम्मेदारी नहीं है। तो साइन वगैरह करने के बाद फिर इसका डीएसए हुआ। फिर डीएसए में जो पटना में आया था सेम रिपोर्ट उधर भी आया कि ब्रेन हैमरेज है। तो डॉक्टर बोला कि आपको तो ये बात पता ही है कि ब्रेन हैमरेज है और आपको ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, तो ये बात तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा। सर्जरी से जो पोर्शन इसका जो नस फटा है उसको वेल्डिंग टाइप का कर देगा, जो उसका नस फटा हुआ है सर्जरी से उसको जला के उसको ठीक कर देगा। फिर हम लोग डॉक्टर से पूछे कि जो अभी सर्जरी है सर्जरी में कितना खर्चा आ जाएगा। तो डॉक्टर बोला कि 10-12 लाख तो कम से कम मान के चलिए, उससे ऊपर ही जाएगा लेकिन कम नहीं जाएगा। और आप लोग को तो पता ही है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के लिए 10-12 लाख बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अभी तक उसका ऑपरेशन हुआ नहीं है, बस दवाई देकर ही किसी तरह उसको रखे हुए थे। 2-3 साल हो गया। 2020 में इसको हुआ था जो ब्रेन हैमरेज हुआ है। और इसको जो ब्रेन हैमरेज हुआ है वो हम लोग का जो ब्रेन होता है वो 3 हिस्सा में बटा हुआ है, राइट सेरेब्रम, लेफ्ट सेरेब्रम और पीछे में एक छोटा सा ब्रेन होता है नीचे के साइड में, जो कि हम लोग के पूरे शरीर का जो है बैलेंस कंट्रोल करता है। पीछे वाले जो ब्रेन होता है इसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये जो ब्रेन होता है ये पूरे शरीर का बैलेंस कंट्रोल करता है। और उसका यही वाले पोर्शन में जो है ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो पूरा शरीर का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। हम लोग जो चलते हैं, खाना खाते हैं, सब में जो बैलेंस बना रहता है हम लोग का शरीर में, वो सारा बैलेंस जो है ये कंट्रोल करता है। और इसका यहीं पे ब्रेन हैमरेज हो गया, तो इसका जो है अभी तक पूरे शरीर का बैलेंस जो है लौटा नहीं था। तो दवाई वगैरह दे के हम लोग इसको इतना दिन से रखे हुए थे, करीब 2-3 साल हो गया। 2-3 साल से हम लोग इसको सिर्फ दवाई पे रखे हुए थे। सर्जरी हम लोग नहीं करवा रहे थे क्योंकि पैसा नहीं था, आपको जैसे कि बताया। तो इतना दिन तक ठीक भी चल रहा था, उतना कुछ सीरियस मैटर हुआ नहीं था, काफ़ी हद तक ये रिकवर हो गई थी। खाली लिखने में चलने में थोड़ा सा दिक्कत था, पर बाकी ठीक हो गई थी ये। लेकिन अभी जैसे ही ठंड यहाँ पे टच किया है पटना में, जैसे ही हल्का सा ठंड बढ़ा है वैसे ही मेरी बहन को वापस से दिक्कत होना चालू हो गया है। तो वापस दिक्कत होना चालू हो गया, जैसे पहले हुआ था स्टार्टिंग में वैसे ही दिक्कत वापस होना चालू हो गया। तो फिर हम लोग जो है, जैसे कि आपको बताया था कि पटना एम्स में जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर गुंजन, सबसे सीनियर डॉक्टर वही है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, यानी ब्रेन के। तो हम लोग उनके पास वापस गए कि सर इतना दिन से तो ठीक था, ये अभी ठंड आती है अचानक से क्या हो गया। तो वो बोले कि ठंड के टाइम में जो नस वगैरह का बीमारी होता है वो ज़्यादा हावी होने लगता है, बहुत ज़्यादा डेडली हो जाता है ठंड आते समय और ठंड जाते समय। तो इस समय आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना होगा। और वैसे इसका इलाज तो कुछ नहीं है, बस एक ही इलाज है कि पेशेंट को यानी मेरी बहन को खुश रखना, जितना हो सके उतना उसको खुश रखने का कोशिश करना है। हम लोग से वो डॉक्टर गुंजन पूछे कि आपकी बेटी को यानी मेरी बहन को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो हम लोग बताए कि मेरी बहन को बाहर घूमने जाना पसंद है और व्लॉगिंग करना पसंद है। तो डॉक्टर बोले कि इसको जितना हो सके बाहर घुमाने लेके जाइए, कोशिश करिए हर संडे या फिर हर वीकेंड पे इसको घुमाने लेके जाइए, या फिर जितना हो सके इसको पटना के बाहर घुमाने लेके जाइए, बीच वगैरह पे जहाँ आपकी बेटी को जाने का मन है। क्योंकि जितना ये खुश रहेगी उतना ज़्यादा नेचुरल तरीके से रिकवरी होने का चांस बढ़ जाएगा। तो फिर हम लोग उसको इक्को पार्क वगैरह भी हम लोग भी लेके गए थे उसको, जो कि कल परसों में हम डाल देंगे। तो फिर डॉक्टर बोला कि आप अपनी बेटी से व्लॉगिंग करवाइए, अगर उसको व्लॉगिंग करना पसंद है तो आप अपनी बेटी से व्लॉगिंग करवाइए। उसको ऐसा बताइए, मतलब उसको ये मत बताइएगा कि डॉक्टर बोला है व्लॉगिंग करने के लिए, उसको ऐसे दिखाइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है व्लॉगिंग कर रही है, तो उसको खुशी फील कराइए कि वो व्लॉगिंग कर रही है तो हम लोग को अच्छा लग रहा है, ताकि उसको अंदर से भी अच्छा लगे कि हाँ भाई हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। हम लोग को, मेरे को मम्मी पापा दोनों मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम व्लॉगिंग करो, और मुझे व्लॉगिंग करने में अच्छा भी लग रहा है, मम्मी पापा को भी अच्छा लग रहा है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ।
तो ऐसा उसको फील होगा तो उसको अच्छा लगेगा, और जितना हो सके उसको बाहर घुमाने लेके जाइए ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो। तो इसीलिए हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इसको कहीं बाहर घुमाने लेके चल जाएं। अभी श्योर नहीं है कहाँ लेके जाएंगे, पर अभी इसको सोच रहे हैं कहीं घुमाने लेके चल जाएं। और अभी शायद 2-3 महीना में बेलूर सीएमसी एक हॉस्पिटल है, वहाँ भी ले जाने का इसका बात चल रहा है कि इसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एक बार बेलूर जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। इसी वजह से मेरा जो है व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहा था काफ़ी दिन से। तो होपफुली कल से या परसों से डेली व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। और काफ़ी दिन से मेरा व्लॉग्स नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देना चाहिए कि क्यों मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैंने व्लॉगिंग छोड़ दिया है। तो मैंने भी सोचा कि काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग्स नहीं डाले, पहले डेली व्लॉग्स आता था लेकिन अभी काफ़ी दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग को ये ना लगे कि मैं व्लॉगिंग छोड़ दिया हूँ। और आप लोग को ये भी पता चलना चाहिए था कि मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोग भी मेरे फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आपको सारी बात बता देना चाहिए कि क्या क्या मैटर हुआ मेरे घर में। तो होपफुली आप लोग इस वीडियो से बोर नहीं हुए होंगे, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं कल या परसों से डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। और मेरी बहन का जो यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप लोग उसके चैनल को भी विज़िट करिए और उसको भी थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि उसको भी अच्छा लगे अंदर से कि मेरे चैनल पे भी व्यूज़ आ रहे हैं। तो बहन के चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। तो होप करता हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग जो है ज़्यादा बोरिंग नहीं लगा होगा, और कोशिश करूँगा कि मैं भी कल परसों से डेली व्लॉगिंग करना शुरू कर दूँ, ताकि आपको डेली व्लॉग्स जो है मेरे मिलना चालू हो जाए। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।